क्लास 9th गुरुत्वाकर्षण। तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। एक बार की बात है, न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो अचानक उनके ऊपर एक सेब का दाना गिरता है। तो सेब को वो ऊपर की ओर उछाल देते हैं। सेब को ऊपर की ओर उछालते हैं, परंतु यह क्या, उन्होंने देखा कि सेब तो बार बार नीचे की ओर आ रहा था। तो यहाँ से उन्होंने सोचा कि ये हो क्यों रहा है, आखिर किसी भी चीज़ को हम ऊपर को फेंक रहे हैं तो नीचे क्यों आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि मैं सेब को ऊपर को फेंक रहा हूँ परंतु वो नीचे क्यों आ जा रहा है। तो तब वहाँ से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या बनी? जब कोई पिंड किसी दूसरी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जैसे भी कोई भी चीज़, कोई भी फल होता है वो नीचे की ओर गिरता है, या किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो नीचे को आती है। अगर हम किसी बॉल को ऊपर को उछालते हैं तो वो भी कहाँ आती है? नीचे आती है। ये क्यों हो रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी पर, एक गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे हैं। इसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आती है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसके किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अर्थात जब कोई पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एग्जाम में भी बार बार आता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसे समझते हैं। माना हमारे पास दो पिंड हैं, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम ले लेते हैं, और एक दूसरा है उसका जो छोटा है उसका स्मॉल एम ले लेते हैं। हमारे पास दो पिंड है, एक बड़ा है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम, दूसरा छोटा है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी ले लेते हैं डी। माना हमारे पास एक पिंड ए है, दूसरा पिंड हमारे पास बी है। तो इन दोनों पिंडों के बीच अब जो बल कार्य कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, समझ में आया? माना हमारे पास एक पिंड ए है, एक पिंड बी है। अब पहला पिंड जो है उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, दूसरा स्मॉल एम है, और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है? डी है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल, बलों किसे दिखाते हैं? एफ से। किन्हीं भी दो पिंड, इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल एफ है। ये क्या होता है? इस पे दो चीजें आती हैं। वो क्या होता है? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल एफ उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब कि इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल एफ किसके समानुपाती होगा? इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के। इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या है? एक का कैपिटल एम है, दूसरे का स्मॉल एम। तो ये किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल किसके समानुपाती है? उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती। तो पहली इक्वेशन हम इसे एक ले लेते हैं। इसके बाद एक चीज और आती है इसमें, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, बल तो ऐसा हमें पता है, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग कहने का मतलब क्या है? दूरी का वर्ग अर्थात दूरी होगी इसका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी होगी डी, इसके वर्ग हो गया डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब डी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/d हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती होती है एफ प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ये हमारी होगी समीकरण 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर मिल जाएगा। इसे हम अगर इस डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखें तो क्या बनेगा? अगर हम अलग अलग लिखे तो ना हम अलग अलग बोलते हैं, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के समान, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला ही मान लेंगे। दूसरा मान लेंगे, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? वो बल होता है। तो अलग अलग हम लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे, फिर बाद में एक ही बन जाएगा। अगर हम इसे साथ ही लिखना चाहें, अगर हम इसे ही साथ समझना चाहें तो इसे कैसे समझ सकते हैं हम? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल इन दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कौन सी कंडीशन आ गई? वो ये वाली कंडीशन आ गई, सेकंड वाली। दूरी के वर्ग के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो हमने ये लिख दिया। और तथा द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। वो कंडीशन होगी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, पहली कंडीशन। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? अगर हम साथ लेना चाहें तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर मिल गया। इतना तो समझ में आ गया होगा कहाँ से मिला? दो अभी क्वेश्चन समझाई थी उनसे, समझा? अब इसके बाद ये जो प्रोपोर्शनल है ये हटता है तो इसके लिए क्या आता है? जी आ आता है। एफ इज इक्वल टू क्या बन जाता है यहाँ पर? जी एम एम अपॉन
डी स्क्वायर मिल जाता है, एफ जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब जी क्या है यहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये जी क्या है, एक नियतांक है, समझे। अब यहीं से इस डी को अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एफ इंटू डी स्क्वायर बन गया। एफ इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या बच गया, जी एम एम बच गया, जी एम एम तो बचा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, एम एम मिल जाएगा। एम क्या यहाँ पर द्रव्यमान है, बताया था अभी। अब यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम में आता है बार बार, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे समझ समझ लेना अच्छे से, ठीक है। दो पिंड लेने हैं हमने, दो पिंडों की बात करी हमने। तो अब यहाँ पर से अब जी की वैल्यू, ये जो जी है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये कैपिटल जी है, ये याद रखना। अभी पीछे स्मॉल जी आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना है। कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जो पीछे स्मॉल जी आएगा वो अलग चीज आएगी। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, वो आगे बात करेंगे। तो इस जी की वैल्यू, जो कैपिटल जी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है। और इसके बाद बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इससे अभिप्राय क्या है। जो गुरुत्वाकर्षण हमने सार्वत्रिक नियम पढ़ा, इससे अभिप्राय क्या है, इससे अभिप्राय यह है कि वस्तु चाहे छोटी हो, वस्तु चाहे छोटी हो या वस्तु चाहे बड़ी हो, तो ये किस पे लागू होता है, ये सभी पे लागू होता है, चाहे वस्तु छोटी हो चाहे वस्तु बड़ी हो। ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सभी वस्तुओं पे लागू होता है। इसके बाद इसमें अगली चीज आती है, उसे बोलते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन है क्या, अभी हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो क्या हो रहा था गुरुत्वाकर्षण बल में, किसी भी चीज को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, चाहे वो बॉल हो या कोई बड़ा सा पत्थर हो, हर चीज को पृथ्वी अपनी अक्ष की ओर अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो पता है पृथ्वी का जो आकर्षण बल का, आज जो पृथ्वी का ये आकर्षण बल है, इसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। गुरुत्वीय बल किसे बोलते हैं, पृथ्वी जब किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जो आकर्षण बल है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। जब वस्तुएं इस बल के कारण गिरती हैं, जब वस्तुएं आकर्षण बल के गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, मुक्त पतन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन गई, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी के इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। और जब वस्तुएं इस बल के कारण गिरती है तो इन्हें मुक्त पतन कहते हैं। अब जो यहाँ पर गुरुत्वीय बल था वो क्या था, वो स्मॉल जी आएगा, यहाँ पे कोई स्मॉल जी आएगा। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण बल में था, ये अलग चीज है गुरुत्वीय बल। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। गुरुत्वीय बल का परिमाण, एफ हुआ, किसके बराबर होगा, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ये किसके बाद, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण था है। और उससे पहले क्या बात की थी हमने, गुरुत्वाकर्षण का, ये गुरुत्वाकर्षण सारा नियतांक था, और ये क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब जब बात करते हैं गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। एफ बराबर एम जी हमें पता है, एफ बराबर एम जी हमें एक चीज, अब यहाँ से हम एक चीज और मिलती है, जो कैपिटल जी है और जो स्मॉल जी है, इनके बीच संबंध क्या होता है। तो इनके संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर है। कैपिटल, पहली बात तो सबसे पहले समझनी होगी, कैपिटल जी है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और दूसरा स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब हमें पता है एफ बराबर एम जी पढ़ा था अभी हमने, एफ इज इक्वल टू एम जी पढ़ा। अब एफ इज इक्वल टू एम जी होता है हमें पता है, लेकिन हमें एक चीज़ और भी तो पता है, हमने अभी ये भी पढ़ा था, एफ बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में पढ़ा था। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एम जी इज इक्वल टू क्या बन गया, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से क्या कट सकता है, कुछ कट सकता है इसमें, तो अगर ये कट गया, एम से एम कट गया, तो क्या आ गया हमारा, जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर मिल गया। तो ये इन दोनों के बीच संबंध है, जहाँ पर को एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, गुरुत्वाकर्षण ये कहाँ है, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और तथा
पृथ्वी और वस्तु के मध्य दूरी क्या है यहाँ पर को डी से है ना, दूरी किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं, तो पृथ्वी और वस्तु के मध्य दूरी क्या होगी, डी स्क्वायर होगी। तो समझ में आया इन दोनों में संबंध कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच। अब इसके बाद अगली चीज में बात करते हैं। अब आती है अगली चीज जो कहा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से। इसके मान का परिकलन कैसे होता है, इसके मान का परिकलन करते हैं कि क्या है गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है। और जो कैपिटल जी था उसकी वैल्यू तो हमें पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर को भी इन दोनों में संबंध है, तो यहाँ पर को भी वैल्यू ये रहेगी। तो जी की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है पता है अभी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। केजी स्क्वायर लिखा है, अगर ऊपर ले जाना चाहो तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर 2 कर सकते हैं यहाँ पर को। अब उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान, दूसरी चीज ये कहा था ना, ये क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी होता है। अब यहाँ पर को क्या लगेगा, आर लगेगा। यहाँ पर को जैसे हमने क्या यूज किया था, डी यूज किया था, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या तो यहाँ पर आर यूज होगा। तो आर क्या है, त्रिज्या है 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी 6। ये न्यूमेरिक, ये अगर वैसे एग्जाम में आता है तो इसमें वैल्यूज कहीं पे दी रहती हैं, फिर भी अपने लिए थोड़ा बहुत याद कर लेना। तो अब इसे हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ पर से क्या मिल जाएगा हमें, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पावर 2 आ गई माइनस में, नीचे से ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाती है ना। तो इंटू 6, अब ये वैल्यू का है कि ये तो जी की वैल्यू थी हमारे पास। अब एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 इंटू 10 की पावर 24 होगी। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अभी तो मैथ्स के साधारण सूत्रों से हो जा रहा है, ये घात के सूत्रों से हो जाएगा सॉल्व। तो इसकी वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर कितनी आती है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ से वैल्यू आती है 9.8 मीटर, ये इसके बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। तो क्या था ये, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन कैसे करते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो जी की वैल्यू क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है, जहाँ पर कहीं पर अगर हमें न्यूमेरिकल दिए होते हैं, प्रश्न दिए होते हैं, कोई प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर हम जी की वैल्यू 9.8 रखते हैं। और कहीं कहीं पर हमें दिया रहता है जी का मान 10, जी का मान ये रखिए करके, ये इसलिए दिया रहता है ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा कठिनाई ना हो। ये कठिनाई, इससे कठिनाई नहीं होगी करके हमें ये दिया रहता है कहीं पर न्यूमेरिकल। लेकिन जहाँ पर को न्यूमेरिकल में अलग से दिया ना हो ऐसा, तो वहाँ पर को हम क्या वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9.8 ही पुट करेंगे, और 9.8 के हिसाब से ये आंसर सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगली चीज़ आती है भार। अब एक चीज़ हमें पता है, भार क्या हुआ, वेट ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, और एफ इज इक्वल टू एम जी भी पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर को डब्ल्यू से शो करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी हो जाता है, समझे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण, आकर्षण बल कहाँ को लगेगा, नीचे को लगता है ना, पृथ्वी अपनी अक्ष की ओर अपनी ओर खींचती है। तो क्या हो जाएगा, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल क्या कहलाता है, आकर्षण बल तो है, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, इसे हम डब्ल्यू से शो करते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, चंद्रमा में किसी वस्तु का चंद्रमा में भार, किसी वस्तु का चंद्रमा में भार, तो क्या होता है किसी वस्तु पे चंद्रमा का भार, किसी वस्तु का चंद्रमा में भार जैसे सपोज यहाँ कोई 36 किलो की कोई वस्तु है, अगर हम इसे चंद्रमा में ले जाएं, इसे हम चंद्रमा में ले जाएं, तो क्या 36 kg रहेगा, यहाँ 36 kg है और वहाँ चंद्रमा में 36 kg रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि किसी वस्तु का चंद्रमा में भार क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। मतलब कि 1/6 से इंटू क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर भार,
जैसे कोई वस्तु मैंने कहा अभी 36 किलो की थी, तो चंद्रमा में अगर चली जाएगी तो चंद्रमा में कितने किलो की हो जाएगी, इंटू कर देंगे 1/6, तो ये कट गया, तो कितनी हो जाएगी, 6 kg की। अर्थात किसी भी वस्तु का चंद्रमा में भार क्या होता है, उसका 1/6 हो जाता है। मतलब कि 36 किलो की है तो 6 किलो की हो जाएगी। अगर सपोज 6 किलो की कोई वस्तु जा रही है चंद्रमा में, तो कितनी की हो जाएगी, 6 × 1/6 कर देंगे तो कितने किलो की हो जाएगी, 1 kg की हो जाएगी। समझे। तो किसी भी वस्तु का चंद्रमा भार क्या होता है, 1/6 हो जाता है, उसके भार का 1/6, उसके भार का 1/6 मतलब 36 किलो का है, तो इंटू 1/6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला के लिए 1/6 गुणा पृथ्वी पर भार। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी वस्तु का चंद्रमा में भार निकाल सकते हैं। अगली चीज आती है इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत। पहले आर्किमिडीज थे कौन, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे, ग्रीक के थे। आर्किमिडीज ग्रीक के साइंटिस्ट थे। इन्होंने, इनका सिद्धांत क्या कहता था, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है, जब कोई भी वस्तु पूरी अथवा आंशिक रूप से द्रव में डुबाई जाती है, तो क्या होता है, उसके भार में कमी का आभास होता है, भार में कमी का जो आभास होता है, इस आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आर्किमिडीज एक बार नहा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उन्हें अचानक चिल्लाए, यूरेका चिल्लाए, वो अचानक यूरेका चिल्लाए और भागे वहां से, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए पाए भागे। अर्थात यूरेका का मतलब क्या होता है, मैंने पा लिया, आई गॉट इट, मैंने प्राप्त कर लिया। तो ये जो कहते हुए भागे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाए, तो उसके भार में कमी का आभास हो जाता है, और भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब इसमें एक चीज आती है इसमें, लोहे की कील, लोहे की जो कील है वो पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जा रही है, परंतु लोहे का बड़ा सा जहाज ये पानी में क्यों नहीं डूबता। लोहे की कील पानी में डूब जा रही है, परंतु लोहे का जहाज है उतना बड़ा, तो वो पानी में क्यों नहीं डूबता है। ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत से होता है। तो इसका आंसर सोच के बताइएगा।